आजादी के बाद जब चुनाव हुए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कैसे कांग्रेस के नेताओं ने व्यक्तिगत हितों का अखाड़ा बना दिया राजस्थान की सियासत को, और कैसे दिल्ली में राजस्थान के मुद्दे पर एक बहस के बीच में माणिक्यलाल वर्मा को जवाहरलाल नेहरू ने गंवार कह दिया था। इन तमाम चीजों को आज पॉलिटिकल पंचायत पर समझने की कोशिश करेंगे। 3 मार्च 1952 ये वो दिन था जब टीकाराम पालीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वैसे मुख्यमंत्री बनने वाले थे जयनारायण व्यास, लेकिन विधानसभा चुनावों के अंदर जिन 2 सीटों से जयनारायण व्यास विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे, दोनों सीटों से वो चुनाव हार गए थे। और राजस्थान में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत नहीं हुई थी, क्योंकि 160 सीटों वाली विधानसभा में जहां बहुमत के लिए 80 प्लस 1 यानी कि 81 चाहिए थी, कांग्रेस ने सिर्फ 82 सीटें जीती थी। कांग्रेस की स्थितियां पहले से खराब थी। जयनारायण व्यास को हटा करके उनकी जगह टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनाने से पहले दिल्ली में जो दो अहम बैठकें होती है, और उनमें से दोनों बैठकों के अंदर इस बात पे चर्चा जरूर होती है कि जयनारायण व्यास को किसी सीट से उपचुनाव लड़ा करके वापस विधानसभा में लाया जाए। टीकाराम पालीवाल जब शपथ लेते हैं तो उनके मंत्रिमंडल के अंदर होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, नाथूराम मिर्दा, मास्टर भोलानाथ, भोगीलाल पांड्या, अमृतलाल यादव, रामकिशोर व्यास और रामकरण जोशी। लेकिन 2 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बनती है। एक कुंभाराम आर्य, जो गंगानगर साइड से आते थे, अपना एक अलग प्रभाव जाट नेता के तौर पर अपनी आइडेंटिटी रखते थे। हालांकि कुंभाराम आर्य की जगह चूंकि नाथूराम मिर्दा जाट नेता के तौर पर मंत्रिमंडल में पहले से जगह बना चुके थे, लेकिन जो पहले जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल के अंदर जो जसवंत सिंह राजपूत चेहरे के तौर पर थे, इस बार राजपूत चेहरे के तौर पर किसी को भी टीकाराम पालीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। एक वजह यह भी हो सकती है कि जो 54 राजपूत पहले चुनाव के अंदर विधानसभा में जीत करके पहुंचे थे, उनमें से 51 गैर कांग्रेसी राजपूत थे। राजपूतों ने जो कांग्रेस के टिकट पर जीते वो सिर्फ 3 ही थे। तो ऐसा भी माना गया कि राजपूत समाज या फिर जो राजपूत माइंडेड जो कौम है, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लिहाजा हो सकता है उन्होंने मंत्रिमंडल में रखना ठीक नहीं समझा। हालांकि लाल सिंह शक्तावत को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना करके एक जगह जरूर उनको दी गई थी। खैर, समय आगे बढ़ता है, ये चर्चा चलती है कि जयनारायण व्यास को उपचुनाव लड़ाकर वापस विधानसभा लाया जाएगा, और उपचुनाव के लिए उनके लिए सबसे सटीक सीट कौन सी होती है, तो वो सीट तय की जाती है किशनगढ़। लेकिन विरोध शुरू होता है। विरोध इसलिए होता है क्योंकि जो टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, वो ये क्यों स्वीकार करेंगे कि उनको जयनारायण व्यास फिर से जीत करके विधानसभा पहुंचे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनकी जगह जयनारायण व्यास फिर से मुख्यमंत्री बने। तो विरोध कभी भी जब इस तरह की राजनीति होती है तो सीधे तौर पर वो नेता खुद विरोध नहीं करता है, वो अपने समर्थित नेताओं के द्वारा विरोध शुरू करवाता है। हुआ ये कि एक अमर ज्योति नाम का अखबार था, जिसके संपादक कांग्रेस के ही एमएलए नारायण चतुर्वेदी थे। उन्होंने उसी अखबार के अंदर छाप लिया कि जो जयनारायण व्यास के किशनगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, इससे स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी है, और यहां पर बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करने को लेकर यहां के लोग तैयार है नहीं। ये बातें दिल्ली तक भी पहुंचाई गई। दिल्ली में 1-2 बार ये चर्चा जरूर आई कि अगर वहां पर विरोध है तो नहीं लड़ा जाए, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा इस बात पर अड़े रहे कि ऐसी बात नहीं है। और जो उस वक्त के वहां के एमएलए थे चांदमल मेहता, वो सीट खाली करना चाहते थे। तो जयनारायण व्यास के विरोधियों ने यह खबरें चलाई कि चांदमल मेहता को घूस दी गई है, रिश्वत दी गई है, रकम देकर के खरीदा गया है कि आप इस सीट को खाली कीजिए। दिल्ली में एक बैठक के अंदर चांदमल मेहता ने खुद स्पष्ट किया कि मुझे कोई घूस नहीं दी गई है, मैं अपनी इच्छा से यह सीट खाली करना चाहता हूं ताकि जयनारायण व्यास यहां से चुनाव लड़े और जीते। आखिरकार में मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने भी विरोध किया था, और इस विरोध के बाद में आखिरकार में दिल्ली आलाकमान ने माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी कि आप वहां पर सर्वे कीजिए, सर्वे करके ये रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्या जयनारायण व्यास वहां से चुनाव लड़ने की स्थिति में है। आखिरकार जयनारायण व्यास वहां से और चांदमल मेहता सीट खाली करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। संयुक्त कांग्रेस दल के प्रत्याशी अमरदान को वो 2500 वोटों से चुनाव लड़ करके वो विधायक बनते हैं, चुनाव जीतते हैं। हालांकि इस बीच टीकाराम पालीवाल गुट ने एक और तर्क दिया था कि अगर जयनारायण व्यास को फिर से विधानसभा में लाना है तो जोधपुर से जहां से वो ताल्लुक रखते हैं वहीं से लाया जाए, उसी में से उनकी जो करीबी है मथुरा दास माथुर, उनकी सीट खाली करा के लाया जाए, क्योंकि टीकाराम पालीवाल और मथुरा दास माथुर के भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो वो सोच रहे थे कि चलो जयनारायण व्यास अगर पहुंच भी जाएंगे तो मथुरा दास माथुर तो विधानसभा से बाहर हो जाएंगे। ये उनकी एक तरह से रणनीति थी। लेकिन आखिरकार जयनारायण व्यास फिर से विधायक बनते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में वही 7 मंत्री रिपीट होते हैं जो टीकाराम पालीवाल की कैबिनेट में थे, और 8वें चेहरे के तौर पर खुद टीकाराम पालीवाल को उनकी कैबिनेट में लिया जाता है,
जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो सातों कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, नाथूराम मिर्दा, मास्टर भोलानाथ, भोगीलाल पांड्या, अमृतलाल यादव, रामकिशोर व्यास और रामकरण जोशी, और इसके अलावा टीकाराम पालीवाल, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी कुंभाराम आर्य और माथुरादास माथुर जैसे सीनियर लोगों को कैबिनेट में नहीं लिया जाता है, शायद टीकाराम पालीवाल के विरोध के चलते नहीं लिया हो। माणिक्यलाल वर्मा की अगर उस दौर की पॉलिटिक्स अपन देखते हैं 1948, 49, 50 से लेकर के 54-55 तक, तो वो हमेशा, उन्होंने कभी सरकार के अंदर पद नहीं लिया, मंत्री नहीं बने, वो संगठन को ज्यादा तवज्जो देते थे और उनका ये मानना भी था कि सरकार संगठन की सलाह के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए। भले ही बाद में जयनारायण व्यास ने उनकी सलाहें नहीं मानी, लेकिन वो हमेशा दो अलग अलग गुटों के भीतर एक पुल का काम करते हुए नजर आए, हमेशा दोनों को जोड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास के ताल्लुकात नई सरकार में भी नहीं बने। जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी इनके बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चले और आखिरकार स्थितियां ये हुई कि 14 अप्रैल 1953 के दिन 3 मंत्री जयनारायण व्यास कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, जिसमें टीकाराम पालीवाल होते हैं, नाथूराम मिर्दा होते हैं और रामकिशोर व्यास। लेकिन जयनारायण व्यास भी झुकने और कमजोर पड़ने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने उसी दिन, जिस दिन 14 अप्रैल 1953 को इन तीनों ने इस्तीफा दिया, उसी दिन कुंभाराम आर्य, जो गंगानगर से आने वाले नेता थे, उनको अपनी कैबिनेट में शामिल कर दिया जाता और ठीक 8 दिन बाद में 22 अप्रैल के दिन 2 और नेताओं को, चंदनमल बैद और नरसिंह कच्छवा को उप मंत्री बना दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा ये जानते हैं कि इस लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान है, राजस्थान का नुकसान है, राजस्थान की जनता का नुकसान है। वो लगातार कोशिश करते हैं कि टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाए। एक बार उन्होंने जयनारायण व्यास को कहा भी था कि टीकाराम पालीवाल इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो फिलहाल आपके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री है, उनका जो ओहदा है उस ओहदे के हिसाब से उनको सम्मान देना पड़ेगा। नई नियुक्तियां हो, तबादले हो, डेवलपमेंट से जुड़े कामकाज को लेकर के जो फैसले होते हो, अधिकारियों के कामकाज से जुड़े जो फैसले होते हो, उसमें मंत्रियों को और सीनियर मंत्रियों को तवज्जो देनी होगी। और माणिक्यलाल वर्मा ने तो ये तक कह दिया था, एक मुख्य सचिव थे उस समय बीजी राव का नाम लेकर के कहा था कि बीजी राव तो आपके अलावा किसी की सुन ही नहीं रहे, बाकी के सारे मंत्री खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों की वजह से ही आखिरकार 8 महीने बाद में जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के बीच में समझौता होता है। टीकाराम पालीवाल उसके बाद में वापस 8 जनवरी 1954 को जयनारायण व्यास कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये टकराव की स्थितियां आगे भी बरकरार रहती हैं। एक बार तो ये होता है कि राजस्थान की विधानसभा के भीतर कांग्रेस, जो सत्ताधारी दल थी, वो विपक्ष से हारते हारते बचा, और हारते हारते बचा भी कितने, सिर्फ 1 वोट से। और वो बचाया किसने? जोधपुर से एक सीनियर नेता आते थे, खेत सिंह राठौड़, जो जोधपुर की शिरगढ़ विधानसभा सीट से उस समय निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, विपक्ष के कोटे में काउंट हुआ करते थे। बाद में हालांकि आने वाले समय में 1957 के चुनाव उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा और करीब 70 सालों तक मारवाड़ के अंदर राजपूत चेहरे के तौर पर उन्होंने एक राजनीति, मजबूत राजनीति की। तो कांग्रेस को हारते हारते 1 वोट से बचाया, और वो भी खेत सिंह राठौड़ ने। राज्यसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस संगठन के व्हीप के बावजूद कांग्रेस के 15 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ, जो लेफ्ट का एक कैंडिडेट था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके पक्ष में वोट कर दिया था। और राजस्थान के अंदर गुटबाजी इस लेवल पर थी कि एक बार राज्यसभा चुनावों के भीतर, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्याशी तय किया था, एक कारोबारी थे रामनाथ पोद्दार को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया, क्योंकि रामनाथ पोद्दार ने एक कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली एक अच्छा सपोर्ट किया था, और उसके वजह से जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि चूंकि वित्तीय सपोर्ट किया है तो इनको राज्यसभा भेज करके इनको एक रिवॉर्ड दिया जाए। लेकिन तब तक राजस्थान कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे आदित्येंद्र, उनको भेजने का फैसला ले चुका था। सेंटर और स्टेट यूनिट के बीच में टकराव बढ़ा तो एक बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में बहस हो गई। माणिक्यलाल वर्मा ने यहां तक तथ्यों के साथ बता दिया कि जिस आदमी को आप कांग्रेस का कह रहे हैं, उन्होंने किस किस तरीके से घोटाले किए, चीनी मिलों के अंदर किस तरह से गड़बड़जाली की। एक विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि इनके लोगों ने फलां सीट पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हराने की कोशिश की, और बहस इस लेवल तक बढ़ गई कि जवाहरलाल नेहरू ने माणिक्यलाल वर्मा को गंवार तक कहा। हालांकि आखिरकार स्टेट यूनिट के आगे सेंटर को झुकना पड़ा और आदित्येंद्र को ही राज्यसभा में भेजा गया। इस टकराव की स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी का अनुमान इस बात से लगाइए कि 14 अप्रैल 1954 को कैबिनेट की शाम के टाइम में बैठक होती है। उस बैठक में एक प्रस्ताव आता है कि 23 जागीरदारों ने जागीरें स्टेट गवर्नमेंट को, तब तक वो भूमि सुधार कानून और वो तमाम चीजें आ चुकी थी,
स्टेट गवर्नमेंट को समर्पित करने का फैसला लिया है। वो फैसला स्वीकार किया जाता है कैबिनेट में और इतने में ही मुख्यमंत्री वहां से उठकर के चले जाते हैं। सिर्फ इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा जयनारायण व्यास आगे कोई चर्चा नहीं करते और अगले 2-3 घंटे तक लगातार वो कैबिनेट के मंत्री वहीं बैठे रहते हैं, चर्चाएं चलती हैं, मंत्रियों के साथ में किस तरीके के सलूक हो रहे हैं इस पर चर्चाएं होती हैं, मुख्यमंत्री किस तरीके से अड़ियल रवैये से सरकार चला रहे हैं इस पर चर्चा होती है। यहां तक चर्चा होती है, इस बात को लेकर नाराजगी जताई जाती है कि जब जोधपुर कांग्रेस की बैठक होती है तो उसमें जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर रियासत के लोगों की तरफ से यह प्रस्ताव आता है कि इस एरिया को अलग स्टेट बनाया जाए और यह प्रस्ताव सेंटर को भेजा जाए। और जयनारायण व्यास उस जोधपुर कांग्रेस की बैठक में शामिल थे और वो ये कहकर के खड़े हो गए कि आप तो नक्शा बना करके तैयारी शुरू कीजिए अलग स्टेट बनाने की। उन्होंने इस बात का विरोध तक नहीं किया। यानी कि बाकी नेताओं का कहना था कि जयनारायण व्यास अपनी राजनीति को मजबूत रखने के लिए मारवाड़ और बीकानेर इस पूरे एरिया को तोड़ करके एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है और आखिरकार 3 मई 1954 जो मैंने कहा है कि वर्मा जयनारायण व्यास के बीच में भी बहस होती है। बीच में CS वेंकटाचारी, जो मैं बताना भूल गया कि जब टीकाराम पालीवाल को ये जयनारायण व्यास जब कार्यवाहक सरकार में मुख्यमंत्री थे उससे पहले एक बार दिल्ली ने अपनी कमांड राजस्थान में गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, जब कार्यवाहक सरकार का दौर चल रहा था तो हीरालाल शास्त्री के बाद में CS वेंकटाचारी को, जो प्रशासनिक सेवाओं से आने वाले एक अधिकारी थे, उनको राजस्थान का CM बना करके भेजा था। हालांकि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए, केवल 110 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, 3.5 महीने के आसपास। तो ये राजस्थान कांग्रेस में शुरुआती दौर की किस तरीके से गुटबाजी चला करती थी, किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने अपने हितों के लिए, जो एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी का इस्तेमाल अपने पावर और अपने निजी हितों के, अपने ईगो सेटिस्फाइड के लिए सियासी अखाड़ा किस तरीके से बना रखा था। आगे भी पॉलिटिकल पंचायत पर इसी तरह राजस्थान की सियासत को लेकर के आपको किस्से बताते रहेंगे। ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।